मेरा नाम सिया है और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो किसी तूफान से कम नहीं है। ये कहानी उस रात से शुरू होती है जब मेरी पूरी दुनिया एक पल में ही उजड़ गई थी। तुम जैसी बदकिरदार औरत का इस घर में और हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। निकल जाओ यहाँ से और अपने नाजायज बच्चों को भी साथ लेकर जाओ। ये शब्द जब मेरे कानों में पड़े तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने तेज धार वाले खंजर से मेरा दिल चीर दिया हो। उस एक पल में मेरी सांसें थम गईं और मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। दरवाजा मेरे पीछे इतनी जोर से बंद किया गया कि उसकी आवाज कड़कती बिजली से भी ज्यादा डरावनी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान लगातार गरज रहा था और कड़कती बिजली अंधेरे को बार बार चीर रही थी। मैं अपने दोनों मासूम बच्चों को सीने से लगाए उस आलीशान दरवाजे के सामने खड़ी थी जहां से मुझे कुछ ही लम्हे पहले धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया था। एक तरफ वो ऊंची दीवारों वाला घर था जिसमें कभी मैंने अपने सपने सजाए थे, और दूसरी तरफ सुनसान सड़क थी जो गहरे अंधेरे में डूबी हुई थी। बारिश की मोटी बूंदें मेरे चेहरे पर इस तरह गिर रही थी जैसे हर बूंद मुझे मेरी बेबसी का एहसास करवा रही हो। मेरे कदम कीचड़ में धंस रहे थे और ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरा छोटा बेटा डर और सर्दी की वजह से मेरे कंधे से चिपका हुआ जोर जोर से रो रहा था, जबकि मेरी बेटी ने मेरी भीगी हुई कमीज का कोना इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था जैसे उसे डर हो कि अगर उसने पकड़ छोड़ी तो वो भी मुझसे छिन जाएगी। उस अंधेरी और सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं उन दोनों मासूम जानों को लेकर ठोकर खाते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र के लिए धड़क रहा था। मुझे उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तूफानी रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई को मेरे सामने लाने वाली है। मुझे नहीं पता था कि आज जो दरवाजा मेरे लिए बंद हुआ है वही आने वाले समय में एक ऐसा राज खोलेगा जो कई सालों से अंधेरे में छिपा हुआ था। मैंने आसमान की तरफ देखा और भीगते हुए कांपते होठों से सिर्फ एक सवाल किया कि आखिर मेरी किस्मत में इतनी तकलीफें क्यों लिखी गई हैं? क्या मेरा जन्म सिर्फ दर्द सहने के लिए हुआ है? लेकिन मेरी कहानी सिर्फ इस रात से शुरू नहीं होती। मैं दो भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। मेरे माता पिता के साय में मेरी जिंदगी किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। मेरे दोनों भाई मुझ पर जान छिड़कते थे और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। दुनिया का हर सुख और आराम मैंने अपने मायके में देखा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वही सिया अपने दो मासूम बच्चों के साथ आधी रात को बेघर होकर अंधेरी सड़क पर खड़ी थी? इस सवाल का जवाब ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, और वही सच इस कहानी का असली तूफान है। बचपन की यादें आज भी मेरे दिल और दिमाग में उतनी ही ताज़ा है जैसे किसी ने उन्हें समय की किताब में हमेशा के लिए बंद करके रख दिया हो। वो दिन ऐसे थे जब मेरे कदम जमीन पर कम और मेरे भाइयों के कंधों पर ज्यादा पड़ते थे। मैं इस घर की सिर्फ बेटी नहीं थी, मैं इस घर की धड़कन थी, उसकी हंसी थी, उसकी रौनक थी। अक्सर बड़े भैया खुश होते हुए कमरे में दाखिल होते और ऊंची आवाज में पुकारते कि सिया, मेरी गुड़िया इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। उनके हाथ में लाल रंग का एक छोटा सा डिब्बा होता जिसे वो बड़े गर्व और खुशी के साथ मेरी तरफ बढ़ाते। दिन भर की थकान उनके चेहरे से गायब हो जाती और मेरी एक मुस्कान उनके लिए सारी मेहनत की सबसे बड़ी कमाई बन जाती। उनकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार था वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं खुशी से चहकते हुए वो डिब्बा खोलती और जब उसमें से एक सुंदर सी गुड़िया निकलती तो खुशी से मेरी आंखें चमक उठती। मैं हंसते हुए कहती कि भैया, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है ना। फिर मैं उस गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती और पूरे घर में दौड़ने लगती। मेरी हंसी की आवाज़ दीवारों से टकराकर पूरे आंगन में गूंज जाती। बड़े भैया मुझे पकड़ने के लिए पीछे भागते और छोटा भाई भी इस खेल में शामिल हो जाता। घर किसी मेले की तरह खिल उठता। माँ रसोई से हाथ पोंछती हुई बाहर आती और मुस्कुराते हुए कहती कि तुम दोनों ने इस लड़की को सर पर चढ़ा रखा है। कल जब ये अपने ससुराल जाएगी तो इसके इतने नखरे कौन उठाएगा? तुम लोग इसे इतना बिगाड़ रहे हो कि ये पानी का गिलास भी खुद उठकर नहीं पीती। उनकी आवाज में डांट कम और ममता ज्यादा होती थी। उनकी आंखों में हल्की सी चिंता भी झलकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बेटियां एक दिन पराई हो जाती हैं।
तभी छोटा भाई सीना चौड़ा करके कहता कि हमारी बहन कहीं नहीं जाएगी, हम इसे अपने पास ही रखेंगे और इस घर की मालकिन बनाकर रखेंगे। जो भी इसे दुख देने की कोशिश करेगा, उसकी टांगे तोड़ देंगे। हम अपनी गुड़िया की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। उसकी बातों में बचपना था, लेकिन प्यार सच्चा था। पापा भी हंसते हुए कहते कि मेरी बेटी तो मेरे घर की रौनक है, इसके बिना तो ये घर भी सूना लगने लगता है। वो समय सचमुच किसी सपने के जैसा था। हर दिन हंसी से शुरू होता और प्यार पर खत्म होता। मुझे लगता था कि ये खुशियां हमेशा यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। बड़े भैया की शादी के कुछ ही समय के बाद हमारी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बिखर गया। एक दिन अचानक माँ को दिल का दौरा पड़ा और वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। वो खबर हमारे लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं थी। जिस माँ की गोद में हमने सुकून पाया था, जिसकी आवाज़ से घर में जान आ जाती थी, वो एक पल में खामोश हो गई। माँ के अंतिम संस्कार के साथ ही जैसे हमारे घर की रौनक भी चली गई। वो माँ जो पूरे घर को एक धागे में पिरोकर रखती थी, जो हर रिश्ते को संभालती थी, जो हर दर्द को अपने आंचल में छिपा लेती थी, वो हमें अब बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चली गई। मैं उनकी खाली चारपाई से लिपटकर फूट फूट कर रोती थी और बार बार कहती कि मम्मी हमें अकेला छोड़कर क्यों चली गई। अब मैं रात को किसके पास सोऊंगी? मुझे तो आपके बिना नींद भी नहीं आती। मम्मी उठिए और मुझसे बात कीजिए। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे और मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। बड़े भैया आगे बढ़े और मुझे कसकर गले से लगा लिया। वो खुद भी बच्चों की तरह रो रहे थे। उनके आंसू मेरी कमीज भिगो रहे थे, लेकिन वो मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि चुप हो जा मेरी गुड़िया, हम हैं न तेरे पास, तुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। आज से हम ही तेरे माँ बाप हैं। तूने कभी खुद को अकेला नहीं समझना, हम तेरे लिए दुनिया की हर एक खुशी लाकर रख देंगे। उनके शब्दों में सच्चाई थी, उनके छूने में अपनापन था, लेकिन हकीकत यही थी कि माँ की कमी को दुनिया में कोई ताकत पूरा नहीं कर सकती। माँ के जाने के बाद घर भरा हुआ होते हुए भी कहीं न कहीं खाली हो गया था और शायद उसी खालीपन ने हमारी जिंदगी में आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत कर दी थी। माँ के जाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन उस समय मुझे इस बदलाव का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैं अब भी अपने बचपन की यादों में जी रही थी और मुझे लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही है। समय तेजी से गुजरता गया और देखते ही देखते छोटे भैया की भी शादी हो गई। घर में अब दो भाभियां थीं और धीरे धीरे घर के हर फैसले पर उनका हुक्म चलने लगा। रसोई से लेकर रिश्तों तक हर बात में उनकी मर्जी चलने लगी। मैं चुपचाप सब देखती रही, समझती रही, लेकिन शायद तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। फिर एक मनहूस दिन ऐसा आया जिसने हमारी जिंदगी की बची हुई रोशनी भी बुझा दी। पापा को अचानक फालिस का अटैक आ गया। उस समय मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी और मेरे बोर्ड के इम्तिहान सर पर थे। सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था। पापा ने अपने हाथों से मुझे नाश्ता खिलाया था, हमेशा की तरह प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा था। लेकिन दोपहर होते होते सब कुछ बदल गया। उनका दायां हिस्सा पूरी तरह से बेजान हो गया था और उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वो जो कभी पूरे घर की ताकत थे, अब बिस्तर तक सीमित होकर रह गए। उनकी आंखों में बेबसी थी और शरीर उनका साथ छोड़ चुका था। मैं अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ी हुई रो रही थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और मेरा दिल डर से कांप रहा था। मैंने डॉक्टर से टूटती हुई आवाज में पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरे पापा दोबारा अपने पैरों पर खड़े तो हो जाएंगे ना? वो तो सुबह बिल्कुल ठीक थे, ये सब अचानक कैसे हो गया? तब डॉक्टर ने संजीदगी से सर हिलाया और कड़वी सच्चाई मेरे सामने रख दी। उन्होंने कहा कि बेटा, फालिस का अटैक बहुत गहरा है, उनका चलना फिरना अब मुश्किल है। उन्हें 24 घंटे देखभाल की ज़रूरत होगी। दवाइयों के लेने और सेवा करने से हालत संभाली जा सकती है, लेकिन पूरी तरह ठीक होना अब आसान नहीं है। अगर लापरवाही हुई तो उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। उन शब्दों ने जैसे मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। भैया दिन भर अपनी नौकरियों में बिजी रहते थे और भाभियां पापा की इस बेबस हालत को देखकर अक्सर मुंह बना लेती। उनके व्यवहार से साफ झलकता था कि उन्हें पापा की बीमारी बोझ लगने लगी है। घर में दवाइयों का खर्च बढ़ गया था, साफ सफाई का काम बढ़ गया था और ये सब उन्हें खलने लगा। कभी दवाइयों को लेकर ताने मारती तो कभी कपड़ों और बिस्तर की गंदगी को लेकर शिकायतें करती। माहौल धीरे धीरे भारी
और कड़वा होता जा रहा था। मैंने हालात की नज़ाकत को समझते हुए बिना किसी से पूछे चुपचाप स्कूल जाना छोड़ दिया। मुझे पता था कि अगर मैं स्कूल चली जाऊंगी तो पीछे से पापा को पानी कौन पिलाएगा, उन्हें दवा कौन देगा, उनके शरीर को करवट कौन दिलाएगा। मेरे लिए उस समय किताबों से ज़्यादा ज़रूरी मेरे पापा थे। एक दिन पापा ने बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ भारी और कांपती हुई थी। शब्द साफ नहीं निकल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। उन्होंने धीमे से पूछा कि सिया, तूने स्कूल क्यों छोड़ दिया बेटा? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? ये तूने ठीक नहीं किया। तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा मेरी बच्ची। मैं तेरे लिए रुकावट बन गया हूँ। उनकी आंखों में अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए दर्द था। ये देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने उनकी बेजान पैरों को धीरे धीरे दबाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा कि पापा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरी असली पढ़ाई और मेरी सबसे बड़ी डिग्री तो आपके ख्याल रखने में है। अगर मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई तो फिर पढ़ लिख कर भी क्या ही कर लूँगी। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं बचपन से अचानक बहुत बड़ी हो गई हूँ। मेरी उम्र भले ही कम थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने मुझे समय से पहले समझदार बना दिया था। आप मेरे पास हैं, यही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। स्कूल और पढ़ाई तो पूरी जिंदगी चलती ही रहेगी, लेकिन आपका ख्याल रखने का मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपका हर काम करूंगी और आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मेरी ये बातें सुनकर पापा की धसी हुई आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगते। वो छत की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहते, जैसे ऊपर वाले से कोई सवाल कर रहे हों। उनकी जुबान साफ शब्द नहीं बोल पाती थी, लेकिन उनके आंसू उनकी पूरी कहानी बयान कर देते। उनमें दर्द भी था, बेबसी भी थी और एक बाप का टूटता हुआ हौसला भी था। मैं सुबह से रात तक उनके पास ही रहती, समय पर उनको दवा देना, उन्हें पानी पिलाना, उनके कपड़े बदलवाना, उनके शरीर को साफ रखना, उनके बाल संवारना, ये सब मेरा रूटीन बन चुका था। मैं अपने हाथों से उनके लिए हल्का और नरम खाना बनाती और धीरे धीरे उन्हें खिलाती, ताकि उन्हें तकलीफ न हो। रात को जब पूरा घर सो जाता तो मैं उनके पैरों के पास बैठकर उन्हें दबाती रहती, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। कई बार मेरी आंखें नींद से झुक जाती, लेकिन मैं खुद को संभाल लेती, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने भी साथ छोड़ दिया तो पापा बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। भाभियां पापा के कमरे में झांकना भी पसंद नहीं करती थीं। सीधे मुंह बात करना तो बहुत दूर की बात थी। अक्सर वो जानबूझकर बैठक में खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज में ऐसी बातें करती जो सीधी पापा के कमजोर दिल पर वार करती थी। वो कहती कि सारा दिन इस बुढ़े की गंदगी साफ करनी पड़ती है, पूरे घर में बदबू फैली रहती है, हमारी जिंदगी तो दुश्वार हो गई, न दिन को सुकून है और न रात को आराम। पता नहीं ये बुढ़ा मरता भी क्यों नहीं है, सारा दिन पलंग पर पड़ा रहता है और रोटी तोड़ता रहता है। बड़ी भाभी जानबूझकर इतनी जोर से बोलती कि हर शब्द पापा के कमरे तक साफ सुनाई दे। फिर छोटी भाभी भी उनका साथ देती और जहर घोलती हुई कहती कि दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम यहाँ इनके पापा की गंदगी साफ करने नहीं आए हैं, हमारे अपने भी बच्चे हैं, वो इस माहौल में कैसे रहेंगे? इनके चक्कर में उन्हें भी बीमारियां लग जाएंगी। वैसे भी ये सिया तो सारा दिन खाली ही रहती है, यही करे ये सब काम, इसे और आता भी क्या है रोने धोने के सिवा। उन जहरीले शब्दों को सुनकर पापा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगते। उनकी सिसकियां मेरे दिल को चीर देती, मेरी आत्मा तक कांप जाती। मेरा जी चाहता कि बाहर जाकर उनकी जुबान खींच लूं और उन्हें याद दिलाऊं कि ये वही पापा हैं जिन्होंने इस घर की एक एक ईंट अपने खून पसीने से जोड़ी है, जिनकी मेहनत से आज ये छत उनके सर पर है। लेकिन मैं खुद को रोक लेती। मैं पापा के पास बैठती, उनका हाथ अपने हाथों में लेती और कहती कि आप इन जाहिल औरतों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं हूं ना आपके पास, मैं आपका सारा काम करूंगी। आप तो मेरे बहादुर पापा हैं ना, आपने ही तो मुझे हिम्मत और सब्र करना सिखाया है। मैं उनके आंसू अपने दुपट्टे से पोंछती और उन्हें सीने से लगा लेती। तब वो टूटती हुई आवाज में कहते कि बेटी, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? मैं तुम्हारी जैसी मासूम बच्ची पर बोझ बनकर रह गया हूँ और इन लोगों पर भी बोझ हूँ। ऊपर वाला मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मैं ये बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी, तू भी मेरी वजह से इतनी बेइज्जत हो रही है और परेशान हो रही है। तेरी उम्र तो खुद हंसने खेलने की है और तू मेरी गंदगी साफ कर रही है। पापा की आवाज़ में ऐसा दर्द और बेबसी का तूफान होता था जो मुझे अंदर तक खोखला कर देता।
मैं मजबूत बनने की कोशिश करती, लेकिन हर दिन मेरा दिल थोड़ा और टूट जाता था। भाभीयों का ये जालिम व्यवहार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब वो मुझे भी ताने देने लगी थीं, कभी मेरे कपड़ों पर, कभी मेरे खर्च पर, तो कभी मेरी पढ़ाई छोड़ने पर। मैं अपने बूढ़े और बेबस पापा की खातिर अपने होठ मजबूती से भींच लेती और भाइयों के सामने एक शिकायत का शब्द भी नहीं कहती। मुझे डर था कि अगर घर में और तूफान खड़ा हो गया तो पापा की हालत और बिगड़ जाएगी। मैं चुप थी, लेकिन मेरी चुप्पी के अंदर एक तूफान पल रहा था। मैं ऐसी खामोशी के साथ हर जुल्म सहती रही, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन हालात बदलेंगे, शायद एक दिन इस घर में फिर से इंसानियत लौट आएगी, शायद एक दिन कोई मेरी चुप्पी के पीछे छिपा दर्द समझ लेगा। मैं हर ताने को अपने अंदर दफन करती रही और हर बेइज्जती को ये सोचकर सहती रही कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। लेकिन फिर वो दिन भी आ गया जिसका डर मुझे हर पल सताता था। पापा की सांसों की डोर आखिरकार हमेशा के लिए टूट गई। वो लगातार बेइज्जती, तानों और अपनी लाचारी का बोझ और ज्यादा नहीं सह सके। एक सुबह उन्होंने चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो सारे दुख दर्द पीछे छोड़कर कहीं दूर चले गए हों। लेकिन मेरे लिए वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। ऐसा लगा जैसे मेरे सर से आखिरी छत भी छिन गई हो और मेरे पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह खिसक गई हो। अब मैं इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली और बेसहारा खड़ी हुई थी। पापा की अर्थी उठी तो मेरा कलेजा फट गया। मैं उनके सीने से लिपटकर रोती रही, लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। जिन हाथों ने मुझे बचपन में थामा था, वो हमेशा के लिए ठंडे पड़ चुके थे। उस दिन मुझे पहली बार सच में अनाथ होने का एहसास हुआ। लेकिन जिस बात ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया, वो ये थी कि पापा की मौत के बाद घर में कुछ चेहरों पर दुख से ज्यादा राहत दिखाई दे रही थी। भाभीयों ने जैसे मन ही मन सुकून की सांस ली हो। उनके चेहरे पर वो बोझ नहीं था जो होना चाहिए था, बल्कि एक अजीब सा हल्कापन था। पापा के जाने के बाद घर का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो गया। अब मेरे और बेइज्जती के बीच कोई ढाल नहीं बची थी। भाई शाम को थके हारे घर लौटते, लेकिन सीधे अपने कमरों में चले जाते। वो मुझसे नजरें चुराने लगे थे। भाभियां धीरे धीरे उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने लगी। हर दिन मेरे बारे में कोई नई कहानी गढ़ी जाती, कोई नया इल्जाम लगाया जाता। छोटी भाभी अपने बच्चों से कहती कि अपनी बुआ के पास मत जाया करो, वो सारा दिन रोती रहती हैं, तुम भी उसकी तरह ही हो जाओगे। वो पागल हो गई हैं, उसके पास बैठने से मनहूसियत आती है, उसका तो साया भी अच्छा नहीं है। वो जानबूझकर बच्चों को मेरे कमरे में आने से रोकती और उनके मन में मेरे खिलाफ जहर घोलती। उसकी कड़वी और चुभती आवाज़ मेरे कमरे की खिड़की से अंदर तक आ जाती और मेरे दिल को छलनी कर देती। मैं अपने ही भतीजों को प्यार करने से डरने लगी थी। जिन बच्चों को कभी गोद में खिलाया था, अब उनके पास जाने से पहले भी 100 बार सोचती। मुझे ऐसा महसूस कराया जा रहा था जैसे मैं इस घर के लिए बोझ हूँ, एक मनहूस साया हूँ जो सबकी खुशियाँ छीन लेगा। बड़ी भाभी अक्सर किचन में स्टील के बर्तन जोर जोर से पटकती और ऊंची आवाज में कहती कि इस लड़की में हौसले नाम की कोई चीज नहीं है। यह हर वक्त किसी मनहूस की तरह आंसू बहाती रहती है। इसका ये रोना धोना हमारे बच्चों की खुशियों पर साया बन रहा है। इसे यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, वरना हम अपने मायके चले जाएंगे। हम इस लड़की के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। उनकी हर बात का मकसद सिर्फ भाइयों पर दबाव बनाना था। वो जानती थी कि घर तोड़ने की धमकी देकर वो अपना आप मजबूत कर सकती हैं। धीरे धीरे उन जहरीली बातों और लगातार तानों का असर मेरे सगे भाइयों पर भी होने लगा। उनके व्यवहार में ठंडापन आ गया था। वो अब पहले की तरह मेरा हालचाल नहीं पूछते थे, ना ही मेरी आंखों में झांककर मेरे दर्द को पढ़ने की कोशिश करते। मैं समझ रही थी कि मेरे और उनके बीच अब एक अनदेखी दीवार खड़ी हो चुकी है, जिसे रोज थोड़ा थोड़ा ऊंचा किया जा रहा था। और मैं उस दीवार के इस पार अकेली खड़ी थी, बिल्कुल अकेली। वो भाई जो कभी मुझे देखते ही मुस्कुरा देते थे, जो मेरे माथे को चूमकर मेरा हाल पूछा करते थे, जिन्होंने बचपन में वादा किया था कि मुझे इस घर की मालकिन बनाकर रखेंगे, वही भाई अब हफ्तों तक मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। पहले जहां मेरी एक आहट पर वो मेरे कमरे तक आ जाते थे, अब मैं सामने खड़ी भी रहती और वो नजरें फेर कर निकल जाते। उनकी आंखों में अपनापन नहीं, सिर्फ दूरी और झुंझलाहट रह गई थी। मैं कई दिनों तक खुद को समझाती रही कि शायद वो काम में उलझे हुए हैं, शायद जिम्मेदारियों ने उन्हें बदल दिया है, लेकिन दिल बार बार कहता था कि बात कुछ और है।
आखिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई। मेरे अंदर डर भी था और उम्मीद भी। मैं बैठक में खड़ी हो गई और बड़े भाई का रास्ता रोक लिया। मेरी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। मैंने धीमे लेकिन टूटते हुए लहजे में पूछा कि भाई, आप आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है? आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? मैंने तो कभी आप लोगों से कुछ नहीं मांगा। मुझे इस तरह नजरअंदाज मत किया कीजिए। मुझे सच में डर लगता है। उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, लेकिन उस नज़र में न अपनापन था न नरमी। वो नज़र उलझन और चिड़चिड़ेपन से भरी हुई थी। उन्होंने बेरुखी से कहा कि सिया, मेरे पास फालतू वक्त और दिमाग नहीं है। मैं सारा दिन काम कर करके थक जाता हूँ और ऊपर से तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का ड्रामा शुरू हो जाता है। तुम अपने कमरे में रहा करो और मेहरबानी करके हर वक्त रोने वाली ये शक्ल मत बनाया करो। तुम्हारी वजह से घर का सुकून भी बर्बाद हो गया। मुझे परेशान मत किया करो। उनके शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। मैं वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने मुझे पत्थर की मूर्ति बना दिया हो। मेरे अपने सगे भाई की आंखों में मेरे लिए सिर्फ अजनबियत और परेशानी थी। जिस बहन को कभी उन्होंने अपनी जान कहा था, वही आज उन्हें बोझ लगने लगी थी। कुछ महीने इसी घुटन और तकलीफ में गुजर गए। भाभीियों को अब मेरा इस घर में सांस लेना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो हर रोज कोई न कोई नया हंगामा खड़ा करती और मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती। कभी कहती कि मैं काम ठीक से नहीं करती, कभी कहती कि मैं बच्चों पर बुरा असर डाल रही हूँ। रात को वो भाइयों के कान भरती और मेरे खिलाफ ऐसी कहानियां गढ़ती जिनका सच में कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार उन्होंने वही किया जो वो शुरू से चाहती थी। उन्होंने भाइयों पर इतना दबाव डाला कि मेरी शादी का फैसला करवा लिया। वो किसी भी तरह से मुझे इस घर से निकाल देना चाहती थी। एक दोपहर दोनों भाई मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी, जैसे कोई फैसला पहले ही किया जा चुका हो। उनकी आंखों में न वो प्यार था, न वो अपनापन जो कभी मेरे लिए हुआ करता था। छोटे भाई ने सीधे और ठंडे लहजे में कहा कि सिया, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। अपना सामान समेट लो और तैयार रहो। हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए। सब कुछ चुपचाप हो जाना चाहिए। उनकी आवाज़ में हुक्म था, जैसे मैं उनका फैसला मानने के लिए ही बनी हूँ। मैंने बेयकीनी से दोनों के चेहरे देखे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने डरते हुए पूछा कि भाई, लड़का कौन है? वो क्या करता है? आपने मुझसे एक बार भी मेरी मर्जी नहीं पूछी। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करते वक्त क्या आपको ये ज़रूरी नहीं लगा कि मुझसे बात कर लेते? मैं आपकी सगी बहन हूँ, कोई जानवर नहीं जिसे खामोशी से बांधकर कहीं भी भेज दिया जाए। मेरी टांगें कांप रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। बड़े भाई ने गुस्से से मुझे घूरा और सख्त आवाज में कहा कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम वही कर रहे हैं जो तुम्हारे भले के लिए है। जितना कम बोलोगी उतना बेहतर रहेगा। हमें सोसाइटी में भी फेस करना है। उनके शब्दों ने साफ कर दिया कि अब इस घर में मेरी आवाज़ की कोई कीमत नहीं बची थी। अब तय हो चुका था और मुझे सिर्फ उसे मानना था। उन्होंने ठंडे और बेरहम लहजे में कहा कि हमने जो फैसला किया है वो बहुत ही सोच समझकर किया है और वही तुम्हारे भले के लिए है। लड़का गरीब घराने से है, लेकिन शरीफ है और कमाने वाला है। उम्र में तुमसे काफ़ी बड़ा है, बल्कि सच कहें तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन गुजारा आराम से हो जाएगा। तुम्हें ज़्यादा नखरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप हाँ कर दो। हमें तुम्हारी बेकार की बहस बिल्कुल नहीं सुननी है। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा गला सूख गया और दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो आदमी मुझसे उम्र में लगभग दुगना बड़ा था। वो 3 बहनों का इकलौता और सबसे बड़ा भाई था। अपनी तीनों बहनों की शादी करवाकर और उनके सारे फ़र्ज़ निभाकर अब जब वो खुद उम्र के उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां लोग अपनी ज़िंदगी का ढलान देखने लगते हैं, तब उसने शादी करने का फ़ैसला किया। सच्चाई ये थी कि भाभीियों ने सिर्फ मेरे वजूद से छुटकारा पाने के लिए भाइयों को मजबूर किया था। वो चाहती थी कि मेरा रिश्ता ऐसी जगह हो जहां से मैं कभी वापस इस घर में कदम न रख सकूं। वो चाहती थी कि मैं इतनी दूर चली जाऊं कि मेरी परछाई भी इस आंगन पर ना पड़े। मैंने आखिरी उम्मीद के साथ भाइयों के सामने हाथ जोड़ दिए। मेरी आवाज़ रोते रोते रोनिहार हो गई थी। मैं उनके कदमों में गिर गई और कांपते हुए कहा कि भाई, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, सारा दिन काम करूंगी, किसी से एक शब्द भी नहीं बोलूंगी, लेकिन ऊपर वाले के लिए मुझे उस उम्र दराज आदमी के साथ मत बांधिए। मेरी जिंदगी बर्बाद मत करिए, मुझ पर रहम करिए।
मैं आपकी इकलौती बहन हूँ, मुझे इस नर्क में मत धकेलिए। मेरी हिचकियाँ बन चुकी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आंसुओं से मेरा चेहरा भीग चुका था, लेकिन उनके चेहरों पर जरा भी नरमी नहीं आई। उनके दिलों पर भाभीयों की जहरीली बातों का ऐसा असर हो चुका था कि उन्हें मेरे आंसुओं में सच्चाई नजर ही नहीं आ रही थी। बड़े भाई ने सख्त आवाज में कहा कि ये फैसला आखिरी है और तुम्हें हर हाल में इसे मानना ही पड़ेगा। हम अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकते। तुम कल ही यहाँ से जा रही हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चुपचाप अपनी किस्मत को मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उनके शब्द किसी स्टैम्प पेपर पर लिखे शब्दों की तरह थे, जिनमें कोई अपील, कोई गुंजाइश, कोई मोहलत नहीं थी। वो मुझे वही फर्श पर रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होने की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही और मैं जमीन पर बैठी सोचती रही कि क्या सच में एक बहन की कीमत इतनी कम होती है कि उसे अपने ही जिंदगी के फैसले में बोलने का हक भी न मिले। उनकी बातें सुनकर सच में मेरे अंदर कुछ टूट कर बिखर गया था। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की आखिरी दीवार भी सरक गई हो। उस रात मैं अपने कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी रही। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, लेकिन मेरी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। मैं रो रही थी, मगर बिना आवाज के। शायद उसी दिन मैंने पहली बार समझा कि जब अपने ही लोग पराये हो जाते हैं तो दर्द सबसे गहरा होता है, क्योंकि वो सीधा दिल में उतरता है। अगले ही दिन मेरी शादी कर दी गई। न कोई शहनाई बजी, न कोई गीत गाया गया, न किसी ने मेरे हाथों पर मेहंदी की खुशबू को महसूस किया। कुछ सोनी सी रस्में हुई, कुछ अजनबी चेहरे आए और मैं एक जिंदा लाश की तरह सब निभाती रही। जिस घर में मैंने अपना बचपन जिया था, जहां हर कोना कभी मेरी हंसी से गूंजता था, उसी घर से विदा लेते वक्त किसी ने मुझे गले तक नहीं लगाया। मैं दरवाजे पर खड़ी आखिरी बार मुड़कर देखती रही। मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद कोई आवाज देगा, शायद कोई पुकारेगा कि सिया रुक जा। लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी, पत्थर जैसी ठंडी और बेरहम खामोशी। और फिर मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। मेरा ससुराल एक छोटा सा घर था। वहां सादगी थी, लेकिन वो गर्माहट नहीं थी जिसे घर कहा जाता है। मेरे पति उम्र में मुझसे काफी बड़े थे। उनके चेहरे पर जिम्मेदारियों की लकीरें साफ दिखाई देती थी। उन्होंने कभी मुझे मारा नहीं, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। हमारे बीच एक रिश्ता था, लेकिन वो सिर्फ नाम का था। न उसमें दोस्ती थी, न अपनापन, न कोई सपना। ऐसे ही दिन बीतते गए और मैंने खुद को उस घर के हिसाब से ढाल लिया। मैंने शिकायत करना छोड़ दिया, सवाल करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैंने सपने देखना भी छोड़ दिया। अब मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है और अब इसी को जीना है। फिर कुछ सालों बाद मेरी गोद में एक बेटा आया और फिर एक बेटी। जब मैंने पहली बार अपने बेटे को सीने से लगाया तो लगा कि जैसे मेरी सूनी जिंदगी में किसी ने छोटी सी रोशनी जला दी हो। और जब बेटी ने पहली बार मेरी उंगली पकड़ी तो लगा जैसे किसी ने मुझे फिर से जीने की वजह दे दी हो। मैं अब सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीने लगी थी। उनकी हंसी मेरे लिए दवा थी, उनका छूना मेरे लिए सुकून था। उनके लिए मैं हर दर्द सह सकती थी, लेकिन शायद किस्मत को मेरी थोड़ी सी भी खुशी मंजूर नहीं थी। मेरे पति का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले उनकी खामोशी आम थी, मगर अब उसमें शक घुल गया था। वो छोटी छोटी बातों पर मुझ पर नजर रखने लगे। मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, क्यों मुस्कुरा रही हूँ, किससे ज्यादा देर बात हुई, हर चीज पर सवाल उठने लगे। उनकी आंखों में भरोसे की जगह शक ने ले ली थी। तो शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद ये वक्त का असर है, शायद जिम्मेदारियों की टेंशन की झुंझलाहट है। मैंने खुद को और ज्यादा चुप कर लिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी को फिर से तूफान में धकेल दिया। एक शाम वो घर लौटे। उनकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था, जैसे अंदर कुछ उबल रहा हो। आते ही उन्होंने बिना कुछ कहे मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और मुझे झटका दिया। उन्होंने कठोर आवाज में पूछा कि सच बता सिया, ये बच्चे किसके हैं? उनके इस सवाल ने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। मेरे कानों में वही शब्द गूंजते रहे कि ये बच्चे किसके हैं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी ममता पर वार कर दिया हो। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं? ये बच्चे आपके ही हैं। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने गुस्से में मुझे धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहा कि मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? मोहल्ले में लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम्हारा किरदार ठीक नहीं है। अब मुझे भी सब सच समझ आ गया है। इस बात से मैं जमीन पर गिर गई। शरीर को चोट लगी, लेकिन उससे ज्यादा चोट मेरे दिल को लगी थी।
उस दिन पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, और सिर्फ हाथ ही नहीं उठाया, बल्कि मेरे किरदार पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जो एक औरत के लिए ज़हर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, कस्में खाती रही, लेकिन उनके कानों तक मेरी सच्चाई पहुंची ही नहीं। उनका शक धीरे धीरे नफरत में बदल गया, और नफरत ने आखिरकार वो रूप ले लिया जिसकी शुरुआत उस तूफानी रात से हुई। वही रात जब दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद किया गया, वही शब्द जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को सड़क पर ला खड़ा किया। उन्होंने चीख कर कहा कि तुम जैसी बदकिरदार औरत का इस घर में कोई काम नहीं है। अपने नाजायज़ बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उस रात की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसी सुनसान सड़क पर जब मैं अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाए अंधेरे में भटक रही थी, तब मुझे एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। वो सच्चाई सिर्फ मेरे पति से जुड़ी नहीं थी, वो सच्चाई मेरे अपने खून से जुड़ी थी। उस सुनसान सड़क पर मैं अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। ठंडी हवा मेरे भीगे हुए कपड़ों को और भारी बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी मेरे साथ रो रहा हो। मेरे कदम डगमगा रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। पीछे उस घर के बंद दरवाजे थे जहां से मुझे धक्के देकर निकाला गया, और आगे एक अंधेरी सड़क थी जिसका मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने अपने कदम और तेज कर दिए थे। बारिश अब भी लगातार बरस रही थी, लेकिन अब मुझे उसकी ठंड महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे अंदर का दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा और भारी था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, और मैं अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाए बस आगे बढ़ती जा रही थी। हर कदम के साथ मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, किस दरवाजे पर दस्तक दूंगी, और कौन मुझे अपनाएगा। तभी अचानक पीछे से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मेरे कदम एक पल के लिए थम गए। दिल ने जोर से कहा कि पीछे मत मुड़, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने धीरे से पीछे देखा तो एक कार मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी थी। उसका इंजन अब भी चल रहा था, और हेडलाइट की रोशनी बारिश की बूंदों को चीरती हुई मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। फिर कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर उतरा। मैं सहम गई। मैंने तुरंत अपने बच्चों को और कसकर सीने से लगा लिया, जैसे कोई उन्हें मुझसे छीन लेगा। वो आदमी कुछ कदम दूर रुक गया और नर्म आवाज में बोला, डरो मत, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। उसकी आवाज में अजीब सी सच्चाई थी, लेकिन अब मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी अजनबी पर आसानी से भरोसा कर सकूं। मैंने एक कदम पीछे हटते हुए साफ शब्दों में कहा कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम ठीक हैं। तो वो कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोला, बारिश में छोटे बच्चों के साथ इस तरह सड़क पर भटकना ठीक होने की निशानी नहीं है। ये मदद ठुकराने का समय नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैंने नीचे झुककर अपने बच्चों को देखा। वो सच में बुरी तरह कांप रहे थे। उनके होठ ठंड से नीले पड़ने लगे थे। मेरा दिल पिघल गया। एक माँ के अंदर की सारी जिद उस पल टूट गई। मैंने धीरे से सर झुका दिया, जैसे हार मान ली हो। वो मेरी खामोशी समझ गया। उसने तुरंत कार का पिछला दरवाजा खोला और इज्जत से बोला, बैठ जाइए, मैं आपको किसी ठीक जगह छोड़ देता हूँ। मैंने एक बार फिर उसकी आंखों में देखा। उनमें लालच नहीं था, ना ही कोई अजीब चमक थी, बस सीधी और साफ नजर थी। मैंने अपने बच्चों को संभाल कर कार में बैठा लिया और खुद भी धीरे से अंदर बैठ गई। पूरे रास्ते में बिल्कुल चुप रही। दिल में डर अब भी था, पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे किस्मत फिर कोई नया पन्ना खोलने वाली हो। कुछ देर के बाद गाड़ी एक छोटे से क्लिनिक के सामने जाकर रुकी। बाहर बोर्ड पर हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी आपके बच्चों को सवालों से ज्यादा इलाज की जरूरत है। मैं एक पल के लिए हैरान रह गई। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। उस रात उसने बहुत ध्यान से मेरे बच्चों की जांच की, उन्हें दवाई दी, सूखे और गर्म कपड़े पहनाए, और पहली बार किसी ने मुझे एक कुर्सी पर बैठाकर इंसान की तरह पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है। ये बस वही सवाल था जिसने मेरे अंदर का दबा हुआ सारा दर्द बाहर ला दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं रोती रही, रुक रुक कर सब बताती रही कि कैसे मुझे घर से निकाला गया, कैसे मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए, और कैसे मैं अपने बच्चों को लेकर दर दर भटक रही हूँ। वो चुपचाप सुनता रहा। उसने मुझे बीच में नहीं टोका, उसने मेरे आंसुओं का मजाक नहीं उड़ाया, उसने मेरे किरदार पर शक नहीं किया। उसने सिर्फ सुना। सुबह होने तक ऐसा लगा
जैसे मेरे सीने पर रखा भारी पत्थर थोड़ा हल्का हो गया है। उसने मेरे सामने एक कप गर्म चाय रखी और शांत लहजे में कहा, अगर आप चाहें तो कुछ दिन यहाँ रह सकती हैं, जब तक खुद को संभाल न ले। मेरे अंदर फिर से एक डर जागा। मैंने सीधा सवाल किया, और इसके बदले आपको क्या चाहिए? तो वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हर मदद के पीछे कोई मतलब नहीं होता। कभी कभी इंसान सिर्फ इंसानियत के लिए भी हाथ आगे बढ़ाता है। इस पर मैं चुप हो गई। इस बार मेरे अंदर डर नहीं बल्कि एक नई सी उम्मीद जन्म ले रही थी। शायद सच में हर दरवाज़ा बंद होने के बाद कहीं न कहीं एक नया दरवाज़ा खुलता है, और मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटा सा क्लिनिक और ये अजनबी डॉक्टर मेरी ज़िंदगी का अगला सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। मैं खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हल्की-हल्की बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन मेरे अंदर का तूफ़ान धीरे-धीरे शांत हो रहा था। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं पूरी तरह बिखरी नहीं हूँ। शायद मेरे अंदर अब भी कुछ बचा है जो जीना चाहता है। तभी पीछे से दरवाज़ा खुलने की धीमी आवाज़ आई। मैं हल्का सा चौंक कर मुड़ी। वो डॉक्टर अंदर आए। उनके हाथ में 2 कप गरम चाय थी। उनके चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान थी, जिसमें ना दया थी न एहसान, बस सच्ची इंसानियत थी। उन्होंने धीरे से कहा, आप डर गई थी ना? माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी देर हो गई। उनकी आवाज़ में जो नरमी थी वो मेरे लिए बिल्कुल नई थी, जैसे किसी ने सालों के बाद मुझसे बिना शक, बिना इल्ज़ाम, बिना सवाल के बात की हो। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, आप मेरे बारे में इतना सब कैसे समझ गए? उन्होंने चाय का कप मेरे हाथ में दिया और शांत लहजे में बोले, कभी कभी कुछ लोग कुछ नहीं कहते, फिर भी उनका दर्द बहुत जोर से बोलता है। कल रात जब आप यहाँ आई थी तो आपकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, वहाँ सालों की थकान थी, सालों की बेइज्जती थी, और एक माँ का डर था जो अपने बच्चों को बचाना चाहती है। मैं उनकी बात पूरी तरह समझ तो नहीं पाई, लेकिन मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिला। उन्होंने कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठते हुए कहा, ऊपर वाला कभी कभी सीधे आकर मदद नहीं करता, वो किसी को जरिया बना देता है। शायद इस बार उसने मुझे चुना है। मेरी आंखें भर आईं। इतने सालों में पहली बार किसी ने मेरे दर्द को समझने की कोशिश की थी, बिना मुझे गलत ठहराए, बिना मेरी कहानी पर शक किए। मैं रो पड़ी और टूटती आवाज में कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं हर बार मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से खाली हो चुकी हूँ। वो चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने मुझे रोने दिया। उन्होंने मेरे आंसुओं को कमज़ोर नहीं कहा, बस धीरे से इतना बोले, अब आपको सब कुछ अकेले नहीं सहना पड़ेगा। उनके ये शब्द मेरे दिल पर मरहम की तरह लगे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों से सालों पुराना बोझ थोड़ा सा हल्का कर दिया। मैं कुछ देर तक चुप बैठी रही। मेरे हाथ में चाय का कप था, लेकिन मेरी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कप नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी मेरे हाथों में रखी हो और कभी भी फिसल सकती हो। डॉक्टर मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई शक नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, बस एक शांत इंतजार था कि मैं अपने दिल का दरवाज़ा खुद खोलूं। और पहली बार मुझे लगा कि मैं बोल सकती हूँ, कि मुझे कोई बीच में रोकेगा नहीं, कोई मुझे झूठा नहीं कहेगा। मैंने बहुत धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, आप जानते हैं डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी कभी इतनी टूटी हुई नहीं थी। मेरी आवाज़ अपने आप भर आई, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए आगे कहा, मेरे 2 भाई थे, बल्कि हैं, वो आज भी इस दुनिया में हैं, लेकिन अब मेरे लिए पहले जैसे नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं थी। वो उस इंसान की मुस्कान थी जो अपने ही शब्दों से घायल हो रहा हो। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, इतना कि मैं सच में ज़मीन पर कम और उनके कंधों पर ज़्यादा चलती थी। मेरी एक मुस्कान के लिए वो दुनिया से लड़ जाते थे। मुझे लगता था कि मैं इस घर की सबसे लाडली हूँ। बड़े भैया मेरे लिए गुड़िया लाते थे और कहते थे, ये बिल्कुल मेरी सिया जैसी है, छोटी और प्यारी। और छोटा भाई तो किसी को मेरी तरफ ऊंची आवाज़ में बोलने भी नहीं देता था। वो हमेशा मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि यादें अब दिल को चीरने लगी थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे घर की रानी बनाकर रखेंगे, मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, मुझे कभी झुकने नहीं देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, समय बहुत सख्त होता है, वो इंसान को पहचानना भी सिखा देता है। माँ चली गई, घर का साया चला गया, पापा भी नहीं रहे, और फिर घर का माहौल बदलने लगा। जब भाभी आई तो घर में प्यार कम और दूरियां ज़्यादा हो गईं, और धीरे धीरे मेरे अपने भाई भी बदलने लगे। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा और पूछा, क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी ने मुझे बोलने की ताकत दी।
सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही आप को देखकर नज़रें फेर लें। जब आप सामने खड़े हों और सामने वाला आपको ऐसे देखे जैसे आप कोई बोझ हो। मैं उनके सामने खड़ी रहती थी, उनसे बात करने के लिए, एक बार फिर से वही बहन बनने के लिए, लेकिन उन्हें जैसे मेरी आवाज़ से भी चिढ़ होने लगी थी। और फिर एक दिन उन्होंने मेरी शादी तय कर दी, एक ऐसे आदमी से जो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था, जिसका गुस्सा उसके शब्दों से पहले कमरे में आ जाता था। मैंने बहुत रोकर कहा था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे समझने दीजिए, मुझे जीने दीजिए। लेकिन मेरी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँची, जैसे मैं उस घर में होते हुए भी मौजूद नहीं थी। पर फिर शादी के बाद मैंने खुद को समझाया कि शायद यही किस्मत है, शायद यही मेरा घर है। लेकिन सुकून जैसे मेरी तकदीर में लिखा ही नहीं था। मैं हर दिन उठती थी, काम करती थी, सबकी सेवा करती थी, मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रही थी। न मैं मायके की रही न ससुराल की, मैं बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गई, जिसे निभाया तो जाता है पर समझा नहीं जाता। फिर वो रात आई जिसने मेरी बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी। मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया, ये कहकर कि मैं बदकिरदार हूँ, कि मेरे बच्चे नाजायज़ हैं, कि मेरा होना ही इस घर के लिए शर्म है। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहब, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने हर रिश्ता ईमानदारी से निभाया। मैंने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी मुझे सज़ा मिली, बिना गलती के, बिना सुनवाई के, बिना किसी सहारे के। मैं बहुत देर तक रोती रही, जैसे सालों के रुके हुए आंसू आज रास्ता पा गए हों। फिर डॉक्टर ने धीरे से पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पानी तो पी लिया, लेकिन दिल का बोझ वैसा ही रहा। अब मुझे समझ नहीं आता आगे क्या होगा। मैं कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? क्या मैं उन्हें वही दर्द दूंगी जो मैंने सहा? मेरी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी? क्या मेरे हिस्से में कभी इज्जत और सुकून नहीं आएगा? कमरे में फिर से खामोशी फैल गई, लेकिन इस बार वो खामोशी खाली नहीं थी। उसमें एक सवाल था, एक मोड़ था, और शायद कहीं बहुत गहराई में एक नई शुरुआत का छोटा सा बीज भी था, जो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। मैं डॉक्टर के सामने बैठी थी, मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में इतने सवाल थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं। मैंने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहब, पहले मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते थे। मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं घर में अकेली हूँ। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। उन्होंने मुझे बोझ समझ लिया। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि मेरी गलती क्या थी, मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं था, और अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी आवाज़ कांप रही थी और हर शब्द के साथ ऐसा लग रहा था जैसे दिल का कोई हिस्सा टूट कर गिर रहा हो। डॉक्टर ने मुझे बहुत ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर तरस नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी। फिर उन्होंने शांत लहजे में कहा कि आपको पता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वो मेरे भाइयों या मेरे पति को गलत ठहराएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने कभी अपने लिए जीना सीखा ही नहीं। आप हमेशा दूसरों के लिए जीती रहीं, दूसरों की खुशी को अपनी जिम्मेदारी मानती रहीं। अब समय है कि आप अपने लिए खड़ी हों। उनकी ये बात मेरे दिल के बहुत अंदर तक उतर गई। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं सिर्फ दुख सहने वाली औरत नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, और मुझे अपने बच्चों के लिए मजबूत बनना ही होगा। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। बदलाव अचानक नहीं आया, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लगा। मैंने कुछ छोटे काम शुरू किए, कभी सिलाई का काम किया, कभी आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। रात देर तक कपड़े सीती रही और सुबह जल्दी उठकर ट्यूशन की तैयारी करती। कई बार शरीर थक जाता था, हाथ दर्द करते, आंखें भी जलती, लेकिन जब अपने बच्चों को सुकून से सोते देखती तो मुझे फिर ताकत मिल जाती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। जिन लोगों ने मुझे कभी बेचारी कहकर नज़रअंदाज किया था, वही लोग अब मेरी मेहनत की मिसाल देने लगे। मेरे बच्चों ने पढ़ाई में नाम कमाया। उनका हौसला और चेहरे की खुशी देखकर मुझे लगता था कि मेरी हर तकलीफ की कीमत मिल गई है, और मैंने भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया। अब मैं किसी के सहारे की मोहताज नहीं थी। अब मैं वही सिया नहीं थी जो एक रात बारिश में अपने बच्चों को सीने से लगाए दरवाजे से ठुकराई जा रही थी। अब मैं खुद अपने लिए एक दरवाज़ा बन चुकी थी। कई साल बाद एक दिन मैं अपने काम से बाहर जा रही थी। सड़क के किनारे दो आदमी बैठे हुए दिखे। उनके कपड़े मेले थे, चेहरे पर थकान और हार साफ दिखाई दे रही थी। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उनके चेहरों पर पड़ी,
मेरे कदम अचानक रुक गए। वो मेरे भाई थे। एक पल के लिए मेरी सांसें थम गईं। दिल ने जैसे अतीत का दरवाज़ा खोल दिया। वो वही भाई थे जो कभी मुझे अपनी जान कहते थे और फिर एक दिन मुझे बोझ समझकर अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया था। आज वो खुद सड़क के किनारे बैठे थे, टूटे हुए, अकेले और बिल्कुल बेबस। मैं धीरे-धीरे उनके पास गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। पहले तो पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर उनकी आंखें फैल गईं। सिया, उनकी आवाज़ काँप रही थी और अगले ही पल दोनों मेरे पैरों में गिर पड़े। वो रोते हुए कहने लगे कि बहन, हमें माफ़ कर दे। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। हमें हमारी गलती की सज़ा मिल गई। सब कुछ छिन गया हमसे, घर भी, इज़्ज़त भी, रिश्ते भी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल भर आया, क्योंकि खून का रिश्ता चाहे कितना भी टूट जाए, कहीं न कहीं धड़कता ज़रूर है। लेकिन इस बार मैं वही पुरानी सिया नहीं थी जो चुपचाप सब सह ले। मैंने उन्हें उठाया और शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा कि गलती आपने की थी, सज़ा आपको मिली, लेकिन दर्द मैंने सहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, पर इस बार उन आंसुओं में कमज़ोरी नहीं थी। मैंने कहा, जिस रात आपने मुझे घर से निकाला था, उस रात मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसी रात मैंने खुद को पा लिया। दोनों भाई रोते रहे और मैं उन्हें देखती रही। मुझे उनके लिए नफ़रत नहीं थी, लेकिन अब पहले जैसा अपनापन भी नहीं था। मैंने आखिरी बार उनकी तरफ देखा और कहा कि माफ़ तो मैं आपको दिल से कर चुकी हूँ, क्योंकि नफ़रत लेकर मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन अब मैं वापस वही सिया नहीं बन सकती जो हर बार टूटकर भी आपके लिए खड़ी हो जाए। फिर मैं वहाँ से मुड़ गई। इस बार मेरे कदम भारी नहीं थे, क्योंकि इस बार मैं किसी से ठुकराई हुई नहीं थी। मैं खुद को जीत चुकी थी और अब मेरी चाल में दर्द नहीं बल्कि हौसला था। और उस दिन मुझे सच में समझ आया कि कभी-कभी ज़िंदगी हमें गिराती इसलिए है ताकि हम सीख सकें कि उठना कैसे है, और जब हम अपने दम पर उठते हैं तो फिर कोई हमें झुका नहीं सकता। मैंने उस दिन पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि हर बार पलटकर देखने से सिर्फ पुराने घाव ही हरे होते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें पीछे छोड़ देना ही इंसान की भलाई के लिए ज़रूरी होता है। मैं अपने बच्चों का हाथ मजबूती से थामे आगे बढ़ गई, एक ऐसी जिंदगी की तरफ जहां डर कम था और सुकून ज्यादा। आज जब मैं आप सबको अपनी कहानी सुना रही हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि एक गहरा सुकून है। वो सुकून जो बिना वजह नहीं मिलता, बल्कि बहुत कुछ सहने, बहुत कुछ खोने और खुद को कई बार टूटते हुए देखने के बाद मिलता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या मुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? क्या बचपन की वो हंसी, वो लाड, वो बेफिक्र दिन मुझे आज भी नहीं पुकारते? सच कहूँ तो याद आती है, बहुत याद आती है। कभी-कभी तो इतनी आती है कि दिल भर जाता है। बचपन की हर छोटी बात आज भी मेरे अंदर कहीं जिंदा है, लेकिन अब मैं वैसी सिया नहीं रही हूँ जो हर रिश्ते के लिए खुद को मिटा दे, जो हर बार अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों की उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करे। अब मैंने समझ लिया है कि हर रिश्ता सिर्फ खून से नहीं जुड़ा होता। कुछ रिश्ते इज्जत से बनते हैं, कुछ भरोसे से और कुछ एहसास से। और जब इन तीनों में से कोई एक भी टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। मैंने अपने भाइयों को दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि नफ़रत का बोझ उठाकर जीना अपने ही दिल को कैद करने के जैसा होता है, और मैं खुद को फिर से कैद नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंने उनसे दूरी बना ली, क्योंकि खुद की इज्जत करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों को माफ़ करना। आज मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, मुझे माँ कहकर पुकारते हैं, और उनकी आंखों में मेरे लिए जो गर्व दिखता है, वही मेरी असली जीत है। अब ना मुझे बड़ा घर चाहिए, न पुराने रिश्तों की दिखावटी परछाइयाँ, क्योंकि मैंने जो पाया है वो किसी भी चीज़ से बड़ा है। मैंने खुद को पा लिया है। और जाते जाते मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई आपको बोझ समझे, आपकी इज्जत ना करे, आपके दर्द को हल्का समझे, तो खुद को तोड़िए मत, क्योंकि आप किसी के लिए बोझ नहीं हैं। आप अपने आप में एक पूरी दुनिया है। अपनी कीमत कभी किसी और के व्यवहार से मत तय कीजिए, क्योंकि जो लोग आपको खो देते हैं, असल में वो आपके नहीं, अपनी किस्मत को खोते हैं। और याद रखिए, हर टूटना खत्म नहीं होता। कभी कभी टूटना ही नई शुरुआत की पहली शर्त होता है। ये एक ऐसी सिया की कहानी है जो अब किसी की मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बन चुकी है, और अब उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया है कि सबसे मजबूत सहारा इंसान खुद होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।